आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता है? दिया है ए, आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य सुनिश्चित अवधि तक अपने पद पर रहते हैं। बी है, कोई सदस्य केवल राष्ट्रपति द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है और वह भी संविधान में दी गई विधि से। सी है, आयोग का खर्च भारत की समेकित निधि से लिया जाता है। और डी है, कोई सदस्य अवधि समाप्त होने पर सरकारी नौकरियों में पुनर्नियुक्त होने का पात्र बना रहता है। तो जो इसका डी ऑप्शन है यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस प्रश्न के हिसाब से यही सुनिश्चित नहीं करता ऑप्शन डी, बाकी सब ये सही हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 317 है उसका ए में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अवधि समाप्त होने पर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन का पात्र नहीं होगा, जबकि संघ सदस्य जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा पदावधि के समाप्ति के बाद नियोजन का पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट है, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों में स्थित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? यह निचले न्यायालयों में जुड़ी अपीलों की सुनवाई कर सकता है। बिल्कुल, यह मौलिक अधिकारों को पुनर्स्थापन के लिए रिट जारी कर सकता है। देखिए, उच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया है 226 में, ये भी सही हो जाएगा। देखिए, सी है कि यह दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद के बारे में निर्णय दे सकता है, तो यह नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय है, ये अपने से नीचे स्थित न्यायालयों का अधीक्षण और नियंत्रण कर सकता है। देखिए, ये भी सही है। देखिए, जो ऑप्शन सी है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। देखिए, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी व नदी घाटी के जल के प्रबंधन संबंध में दो अथवा अधिक राज्यों के मध्य विवाद के न्याय निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायालय की गठन की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार ऐसे विवाद उच्चतम न्यायालय तथा दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। नेक्स्ट है, दिया गया है कि कथन है कि अभिकथन ए है और कारण आर है। तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, बिल्कुल सही है। सरकार की संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राज्य सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कथन, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोनों सही है। नाम मात्र का प्रधान होता राष्ट्रपति, तो भी सही हो जाएगा, और उसका सही व्याख्या भी करता था इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, वास्तविक शक्तियाँ कैबिनेट के पास होती है। भारत केंद्र राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद एवं राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कूट से ये भी है कि धन विधेयक संसद के सिर्फ निम्न सदन में उद्भूत होते हैं। बी आर इसका कथन है। कथन का कारण है कि संसद का निम्न सदन सामान्यतः निर्वाचित निकाय होता है। देखिए, ये भी सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। देखिए, संसद का निम्न सदन या लोकसभा को जनप्रतिनिधि सदन कहा जाता है। इसके सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। धन विधेयक संसद के निम्न सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में 14 दिन के अंदर पारित करना होता है, अन्यथा पास मान लिया जाता है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन की व्याख्या बिल्कुल करता है। नेक्स्ट, दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में कहा कि संशोधन का अधिकार संसद का है और यह अधिकार असीमित था? देखिए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, बैला बनर्जी एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल, ये नहीं हो जाएगा। केशवानंद भारती, ये भी नहीं होगा।
रमेश थापर बना मद्रासरा, सी भी नहीं हो जाएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए शंकरी प्रसाद मामले ये कब हुआ था? 1951 में। इसमें पहले संशोधन अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। इसलिए संसद संविधान में संशोधन करके किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। नेक्स्ट दिया है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये दिया है कि जब संसद का एक सत्र विधेयक पारित कर देता है तो दूसरे सदन द्वारा उसे अस्वीकार करना होता है। फिर विधेयक में किए जाने वाले संशोधन को लेकर दोनों सदन अंततः असहमत हैं। फिर देखिए दूसरे सदन द्वारा बिल प्राप्त करने की तिथि से 6 माह से ज़्यादा बीत गए हैं और बिल पारित नहीं हुआ है। फिर राष्ट्रपति ने बिल पर सहमति देने से इनकार कर दिया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति ने बिल पर सहमति देने से इनकार कर दिया है। देखिए दिया कि मतलब किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है, जो 3 स्थितियों में किसी भी बुलाई जा सकती है, किसी में भी बुलाई जा सकती है। ये 3 स्थितियां क्या है? तो पहला, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, और दूसरा है कि यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधन को मानने से असहमत हो, और तीसरा है कि दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज़्यादा समय हो गए हैं। ठीक है, इसलिए कि संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, जो 108 अनुच्छेद है, इसके अनुसार यदि किसी विधेयक पर धन विधेयक हो या फिर संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके संसद के दोनों सदन में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करता है। आहूत करने का मतलब होता है कि बुलाता है। नेक्स्ट है दिया है कि जनहित याचिका को निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोज्य नहीं है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अनुप्रयोज्य नहीं है। दिया है कि समाज में उपांतीकृत वर्गों के प्रति न्यायपालिका का संवैधानिक दायित्व। ठीक, फिर है लोक स्टैंडी, फिर है कि भावनायुक्त नागरिक निर्धन की ओर से न्यायालय जा सकते हैं। फिर है कि याचिकाओं को निपटाने में न्यायपालिका कार्यविधिक औपचारिकताओं की अनदेखी करती है। देखिए ये भी नहीं हो जाएगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा लोक स्टैंडी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए जनहित याचिका से आशय एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें कोई भी व्यक्ति ऐसे समूह या वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको उसके कानूनी या संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो। इसके संबंध में विशेष बात यह है कि न्यायालय बिना एक सामान्य पत्र के आधार पर ही कार्रवाई करेगा। नेक्स्ट है दिया है कि 61वें संवैधानिक संशोधन से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? यह है 9वीं अनुसूची, दल बदल या पक्ष त्याग, फिर अनुच्छेद 368 का संशोधन और मतदान की आयु कम करना। इसका उत्तर हो जाएगा मतदान की आयु कम करना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 61वें संविधान संशोधन जो हुआ था, ये हुआ था 1988 में, 88-89 के आसपास में हुआ था। तो देखिए इसके माध्यम से मतदान की आयु को जो 21 वर्ष थी इसको घटा करके क्या कर दिया गया? 18 कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। मूल संविधान में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, बाद में घटा करके इसे क्या कर दिया गया? 18 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, इसे मिलान करना है, मिलान नहीं करना कि इसमें देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है वो सही सुमेलित नहीं है। कोई इसमें है जो सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया है कि राजेंद्र प्रसाद जब राजेंद्र प्रसाद थे तो उसमें उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन, सही है। फिर है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ये जब राष्ट्रपति थे तो इनके साथ उपराष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी। ठीक है, फिर देखिए एन संजीव रेड्डी जो है ये जब राष्ट्रपति थे तो इनके समय बी.डी. जत्ती ये उपराष्ट्रपति नहीं थे। देखिए एस राधाकृष्णन जब राष्ट्रपति बने तो इनके साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे जो कौन सुमेलित नहीं है तो ये ऑप्शन सी ही इसका सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो संजीव रेड्डी
कि उनका कार्यकाल जो था 1977 से 1982 था, जबकि वी.डी. जत्ती 1964 से 19 तक उपराष्ट्रपति रहे थे इनके साथ में। नेक्स्ट, अलग अलग के कार्यकाल में रहे हैं, एक साथ कार्यकाल में नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में याचिकाओं को भारतीय संविधान में दिए गए क्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए दिया है कि सर्टियरी उत्प्रेषण, हैबियस कॉर्पस अर्थात उत्प्रेषण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार परीक्षा है, निषेध परमानेंट, इसे मैंडमस बोला जाता है, परमादेश है। इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसका जो पहले नंबर पे आ जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, ये हैबियस कॉर्पस आ जाएगा। फिर आ जाएगा मैंडमस परमादेश, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा परमादेश। फिर ये निषेध, ये प्रतिषेध इसको बोला जाता है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर चौथे पे आ जाएगा उत्प्रेषण और पाँचवें पे आ जाएगा वारंटे, किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा इसको बोला जाता है, ये पाँचवें नंबर पे आ जाएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन जो सी है ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये है कानूनी अनुमति को छोड़कर अन्य के द्वारा कर लगाया जा सकता है, अन्य के द्वारा कर लगाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए फिर लोक निधियों से कोई व्यय नहीं किया जा सकता है सिवाय संविधान के प्रदान किए गए तरीकों से और कानून के अनुरूप। देखिए ये भी सही है। संसद द्वारा स्वीकृति तरीके से अनुसार ही कार्यपालिका को धन व्यय, ये भी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई, ऑप्शन ए जो है लिखा कि कानूनी अनुमति को छोड़कर अन्य के द्वारा कर लगाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लोक निधियों से कोई भी व्यय संविधान में प्रदान किए गए तरीके से और कानून के अनुरूप ही किया जा सकता है। संसद द्वारा स्वीकृति तरीके से अनुसार ही कार्यपालिका धन को व्यय करने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट दिया कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है और एक को दूसरे के लिए त्याग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ दिया है, बालाजी बनाम मैसूर संघ है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ है, ए.के. गोपालन मद्रास राज्य है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ ये कब हुआ था, तो 1980 में, 1980 के आसपास में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती वाद में संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो इसका ऑप्शन सी उत्तर है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। नेक्स्ट है दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णय दिया कि मंत्रिमंडल में सदन के विश्वास का स्वयं सदन के पटल पर परीक्षण करना चाहिए। यह है बी.आर. कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य। फिर है कि एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, जगदम्बिका पाल बनाम भारत संघ और शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ वाद 1994 एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक वाद था, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 जो है, ये 356 के दुरुपयोग को रोकने तथा केंद्र राज्य संबंधों की अविश्वसनीय को समाप्त करने की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दिया कि सरकार में सदन के विश्वास का स्वयं सदन के पटल पर परीक्षण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है दिया है संविधान के भिन्न भाग एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी स्थिति से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का निर्णय करना होगा, अपने निर्णयों को पूरा करते हुए करना होगा, जैसा कि शायद किसी अन्य न्यायालय को अभी तक करने के लिए नहीं कहा गया है। यह कथन किसका है, किसका कथन है, ठीक है। देखिए ये न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री, ठीक है, तो इनका भी नहीं है। न्यायाधीश हरिलाल कानिया, ठीक है,
तो इनका है देखिए ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संविधान के भिन्न भाग एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी स्थिति से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का निर्णय करना होगा, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए करना होगा, जैसा कि शायद किसी अन्य न्यायालय को अभी तक करने के लिए नहीं कहा गया है। यह न्यायाधीश हरिलाल कानिया का ही यह कथन है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसे जाति, प्रजाति या जनजाति अथवा जाति के समूह या जाति के किसी हिस्से को राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? प्रधानमंत्री, संसद, न्यायाधिकरण और भारत के राष्ट्रपति। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने, सीमाओं को बदलने और इसी तरह के नामों को बदलने का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट अवर न्यायाधिकरण के लिए जारी की जाती है जिसे अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से मना किया है? उत्प्रेषण दिया है, उत्प्रेषण, फिर है निषेध, फिर दिया अधिकार परीक्षा और परमादेश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निषेध। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जब कोई अवर न्यायाधिकरण एक लोअर कोर्ट अपने सीमा क्षेत्र का उल्लंघन करता है तब ऐसी स्थिति में प्रवर न्यायाधिकरण अवर न्यायाधिकरण के खिलाफ प्रतिषेध नामक रिट जारी करता है तथा साथ ही उसे अपने सीमा क्षेत्र में रहने की हिदायत भी देता है। नेक्स्ट दिया कि 16वीं लोकसभा का अल्पकालीन अध्यक्ष कौन था? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, कमलनाथ और ए.के. आडवाणी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कमलनाथ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 16वीं लोकसभा के अल्पकालीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। बाद में सुमित्रा महाजन को अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट भारत में जो कॉलेजियम व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी, कॉलेजियम व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में या केंद्र राज्य संबंधों में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका में। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति की विशेष व्यवस्था को कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत 1993 के बाद से उच्चतम न्यायालय के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की समिति जजों की नियुक्ति करती रही है। नेक्स्ट दिया है कि भारत में अनुसूचित जातियों के लिए निम्न में से कौन से विशेष प्रावधान किए गए हैं? कौन से विशेष प्रावधान किए गए हैं? एक है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण, बिल्कुल सही। केंद्र सरकार द्वारा कल्याण हेतु विशेष अनुदान, ये भी सही है। सार्वजनिक सेवाओं और रोजगार में सीटों का आरक्षण, ये भी है। शिक्षा संस्थाओं में सीटों का आरक्षण, ये भी सही हो जाए। तो इसका जो ऑप्शन डी अर्थात 1, 2, 3 और 4 चारों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है उस विधेयक को क्या कहते हैं? उस विधेयक को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृति की जाने वाली सभी मांगे और संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं? संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं। तो यह विनियोग विधेयक, मांग विधेयक, मुद्रा नीति विधेयक या वित्त विधेयक? तो इसका उत्तर हो जाएगा विनियोग विधेयक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि भारत की संचित निधि से विधि सम्मत नियोजन के सिवाय धन की निष्कासी या निकासी नहीं होगी। इसके अनुसार भारत की निधि ने विनियोग के लिए एक विनियोग विधेयक पुरस्स्थापित किया गया है ताकि धन को निम्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाए। देखिए लोकसभा में मत द्वारा दिए गए अनुदान भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। नेक्स्ट है दिया कि भारत सरकार द्वारा भविष्य निधि के अधीन प्राप्त धन को कहाँ
जमा किया जा सकता है। समेकित निधि कोष जिसे ट्रेजरी बोला जाता है, फिर लोक लेखा पब्लिक अकाउंट, और आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड तो दिया है इसमें ऑप्शन सी लोक लेखा अर्थात कंटीजेंसी फंड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत की संचित निधि से ऋण के अलावा सभी अन्य सार्वजनिक धन भारत सरकार या उसके लिए भारत के लोक लेखा में से ऋण रूप में लिया जाता है। इसमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा आदि शामिल है। भारत सरकार द्वारा राज्य भविष्य निधि के अधीन प्राप्त धन को लोक लेखा खाता में जमा किया जा सकता है। नेक्स्ट दिया किसके प्रभावकारी वित्तीय नियंत्रण के लिए रूल ऑफ लेप्स आवश्यक है। रूल ऑफ लेप्स आवश्यक है तो दिया है निर्धारण समिति, संसद, व्यय विभाग और सार्वजनिक लेखा समिति। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद। ठीक है, संसद की स्वीकृति के बिना कार्यपालिका न कोई कर लगा सकती है, न ही किसी कर की उगाही कर सकती है, न ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। इसलिए बजट की स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से सरकार के खर्चों की भी जांच करती है और उस पर नियंत्रण रखती है। तो ऑप्शन इसका संसद ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, विधि सचिव, सॉलिसिटर जनरल या भारत के महान्यायवादी। तो इसका उत्तर हो जाएगा महान्यायवादी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष। इसका उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है और इस सेट का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में संसद द्वारा राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर विधान नहीं बना सकती है। दिया है यदि लोकसभा यह निर्णय कर दे कि राज्य सूची में उल्लिखित विषय राष्ट्रीय महत्व का है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल इस आशय से कोई संकल्प पारित करें, या यदि आपातकाल की स्थिति में घोषित कर दिया जाए, या यदि किसी अन्य देश के साथ की गई संधि को लागू किया हो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि लोकसभा यह निर्णय कर दे कि राज्य सूची में उल्लिखित विषय राष्ट्रीय महत्व के हों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका देखिए तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।